Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain all the four parts of future tense named future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So let's start with our ninth tense which is future indefinite tense. Future indefinite tense जो हमारा सीक्वेंस में क्रम में देखें तो 9वें नंबर का जो है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये क्या होता है। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, हर एक टेंस का जो अर्थ है वो उसके नाम में ही छुपा हुआ है। फ्यूचर मतलब भविष्य काल या आने वाला भविष्य का समय और इंडेफिनिट माने अनिश्चित। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के जो वाक्य हैं उनके अंत में गा, गी, गे आदि इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं उससे मिलूँगा तो भविष्य में कभी क्रिया होगी, या हम पिकनिक मनाने जाएंगे तो भविष्य में कभी जाएंगे। तो इस तरह फ्यूचर के वाक्यों में गा, गी, गे आदि वाक्यों में अंत में आता है। वाक्य रचना की बात करें तो अफर्मेटिव की वाक्य रचना में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब आप विल और शैल के बारे में याद रखिएगा। इंग्लिश ग्रामर के पुराने रूल के आधार पर आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता था और आई वी को छोड़कर बाकी जितने भी पर्सन्स हैं, ही, शी, इट, यू, दे, नेम्स, कॉमन नाउन, आई और बी को छोड़कर बाकी सारे, इन सब के साथ विल का प्रयोग होता था फ्यूचर के सामान्य वाक्यों में। तो ये इंग्लिश ग्रामर का पुराना नियम था कि फ्यूचर के सामान्य वाक्यों में आई वी के साथ शैल का प्रयोग और बाकी सारे पर्सन्स के साथ विल का प्रयोग। लेकिन यदि वाक्य में चार चीज़ें जैसे कि धमकी यानी थ्रेट, नंबर 2 वादा यानी प्रॉमिस, नंबर 3 पक्का इरादा या दृढ़ निश्चय या संकल्प यानी कि डिटर्मिनेशन, और नंबर 4 आदेश या निर्देश यानी कमांड या ऑर्डर, अगर ये चार चीज़ें वाक्य में झलकती हो तो ये रूल जो था, जो मैंने अभी आपको बताया, ये रिवर्स हो जाता था, उल्टा हो जाता था। यानी आई और बी के साथ विल लगता था और बाकी सारे पर्सन्स के साथ शैल लगता था। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश के रूल के आधार पर आई वी यानी सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, नेम, कॉमन नाउन, इन सब के साथ विल का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम पुराने नियम को मानते हुए पुराने नियम का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे आप चाहें तो मॉडर्न इंग्लिश के रूल के आधार पर सभी पर्सन्स के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल लिखा हमने, मैं यह काम कल करूंगा। तो ऊपर दी हुई वाक्य रचना के आधार पर सेंटेंस बनेगा आई शैल डू दिस वर्क टुमारो। इसको नेगेटिव करें तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाता है, आई शैल नॉट डू दिस वर्क टुमारो। इसी वाक्य को इंटरोगेटिव करें तो आपको पता है कि अफर्मेटिव के वाक्य में रखी हुई हेल्पिंग वर्ब को यदि सब्जेक्ट के आगे रख दिया जाता है तो इंटरोगेटिव बन जाता है। तो इंटरोगेटिव क्या हुआ, शैल आई डू दिस वर्क टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और डबल इंटरोगेटिव वाक्य क्या रहता है, इंटरोगेटिव का पूरा वाक्य रहता है, उसके पहले एक क्वेश्चन वर्ड और लग जाता है। तो मान के चलिए हमने वाई जोड़ दिया कि मैं यह काम कल क्यों करूंगा, तो डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा व्हाई शैल आई डू दिस वर्क टुमारो। ठीक, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। इसके बाद इस तरफ आते हैं, थोड़ा सा हम कैमरे को जूम करते हुए, 10th नंबर का टेंस होता है हमारा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी भी पहचान इसके नाम में छुपी हुई है। फ्यूचर मतलब आने वाला समय, भविष्य का समय, भविष्यकाल, और कंटिन्यूअस माने जारी या निरंतर। मतलब जब कोई क्रिया फ्यूचर के समय में जारी रहेगी, चल रही होगी, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है। तो अफर्मेटिव की वाक्य रचना होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक लगेगा, इनके साथ बी लगेगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स कोई होंगे तो वे लगेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिखा, वह हमारा इंतजार कर रहा होगा। तो उपरोक्त वाक्य रचना के आधार पे सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर अस। वेट
जो वर्ब होती है इसके बाद प्रीपोजिशन फॉर आता है, तो आप याद रखिएगा ही विल बी वेटिंग अस नहीं होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर अस होगा। नेगेटिव वाक्य बनाए तो ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर अस। इंटेरोगेटिव बनाए तो अब आप एक बात याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दो शब्दों वाली है, विल बी वाली हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नेगेटिव जब बनता है तो पहले शब्द के बाद ही नॉट लगता है। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव भी जब लगता है तो विल बी दोनों को बाहर नहीं रखते, हम अकेले विल को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। तो इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, विल ही बी वेटिंग फॉर अस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और डबल इंटेरोगेटिव में हमने कहाँ जोड़ दिया, सपोज कहाँ जोड़ दिया कि वह हमारा इंतजार कहाँ कर रहा होगा, तो वेयर और जुड़ जाएगा, वेयर विल ही बी वेटिंग फॉर अस। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। द नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस का कॉन्सेप्ट, इसका अर्थ भी इसके नाम में ही छुपा हुआ है। फ्यूचर मतलब भविष्य का समय, परफेक्ट माने पूर्ण या पूरा। तो जब कोई क्रिया भविष्य के समय में पूर्ण हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, आया होगा, गया होगा आदि इस प्रकार के शब्द आते हैं। अफर्मेटिव की वाक्य रचना कैसे बनती है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद विल या शैल, इन दोनों में से कोई एक रखेंगे। आप चाहें तो विल रख सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में विल सभी पर्सन्स के साथ रखा जा सकता है। तो विल या शैल के साथ हैव आता है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, वह दुकान बंद कर चुका होगा। तो उपरोक्त वाक्य रचना के आधार पर ट्रांसलेशन बनेगा ही विल हैव क्लोज्ड द शॉप। नेगेटिव बनाना चाहें तो ही विल नॉट हैव क्लोज्ड द शॉप। आप एक बात याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है चार प्रकार की होती है। एक शब्द वाली जैसे डू, डज, डिड। दो शब्दों वाली जैसे यहाँ पर दी है विल बी, शैल बी, विल बी, ये दो शब्दों वाली है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये भी दो शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब होती है। इस प्रकार तीन शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन आदि। और चार शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब एक होती है मॉडल वर्ब में, वो होती है विल बी एबल टू। तो हेल्पिंग वर्ब चाहे एक शब्द वाली हो, चाहे दो शब्द वाली हो, चाहे तीन शब्द वाली हो, चाहे चार शब्द वाली हो। नेगेटिव जब बनाते हैं तो पहले शब्द के बाद नॉट रखा जाता है। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव जब बनाते हैं तो पहले वाले शब्द को ही उठाकर सबसे पहले यानी सब्जेक्ट के आगे रखा जाता है। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों वाली है, विल हैव। तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल हैव के बाद नॉट नहीं आएगा, पहला शब्द विल के बाद नॉट आएगा। तो ही विल नॉट हैव क्लोज्ड द शॉप। इंटेरोगेटिव में भी हमने सिर्फ विल को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रखा है, तो विल ही हैव क्लोज्ड द शॉप और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ हिंदी में बन गया, क्या वह दुकान बंद कर चुका होगा। और हमने डबल इंटेरोगेटिव में हम कब शब्द मान के चले हैं कि वह दुकान कब बंद कर चुका होगा, तो इसके आगे व्हेन और लग जाएगा, व्हेन विल ही हैव क्लोज्ड द शॉप। तो हमारा जो अब लास्ट टेंस बचता है वो बचता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, मतलब कोई क्रिया या कोई काम भविष्य के किसी समय पर शुरू होगा और भविष्य के उस समय पर जिस समय पे शुरू हुआ है तब से लेकर भविष्य के ही किसी समय तक जारी रहेगा, चलता रहेगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसके वाक्यों के अंत में समय के साथ से लगा करके रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि ऐसे शब्द आते हैं। तो अफर्मेटिव की वाक्य रचना कैसे बनती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक आता है, इसके बाद हैव बीन लगता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई अदर वर्ड्स हो तो वे लगते हैं, और अदर वर्ड्स के बाद सिंस या फॉर, इनमें से कोई एक लगता है और टाइम लगता है। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको पहले बता ही चुका हूँ कि सिंस और फॉर कहाँ लगता है, तो ये आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि दर्शाने वाले जो शब्द हैं उनके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही सेंटेंस को लेकर नहीं चल रहे हैं, मतलब जैसे अभी तक हम करते आए थे कि एक सेंटेंस के ही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव करते थे। इसमें हम चूंकि सिंस और फॉर के प्रयोग का महत्व है इसलिए सारे अलग अलग एग्जांपल्स कर रहे हैं, 3 एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल हमने लिखा, हम कल सुबह से ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे।
तो उपरोक्त वाक्य रचना के आधार पर हमारा ट्रांसलेशन बनता है वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग इन ट्रेन सिंस टुमारो मॉर्निंग। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारा मिस्त्री कल से दीवार बना रहा होगा। तो उपरोक्त वाक्य रचना के आधार पर द मेसन विल हैव बीन बिल्डिंग द वॉल सिंस टुमारो। और थर्ड एग्जांपल हमने लिखा वे शाम से टीवी देख रहे होंगे। तो उपरोक्त वाक्य रचना के आधार पर हमारा ट्रांसलेशन क्या बनेगा दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। तो यहाँ पर हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के जो तीनों एग्जांपल्स हैं इन तीनों में ही हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया है, शैल का प्रयोग किसी में नहीं किया। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ शैल इंग्लिश ग्रामर के पुराने नियम के आधार पर लगता था, अब मॉडर्न इंग्लिश में सभी पर्सन्स के साथ विल का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के तीनों एग्जांपल्स में विल का प्रयोग किया है। तो ये हमारे सारे टेंसेस पूरे हो गए हैं और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको वर्कशीट में आगे भेजूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरा वीडियो पसंद अगर आपको आया हो तो मेरे और इसी प्रकार के वीडियोस को वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।